भारतीय नागरिकों को नाइजर से बाहर निकाला, दूतावास पर हमले के बाद लिया एक्शन। नागरिकों को लेकर 4 उड़ानें नाइजर से हुई रवाना। पाक ने यूएस के साथ सुरक्षा समझौते को दी मंजूरी, घातक हथियारों को खरीदने का रास्ता हुआ साफ। चीन पाक की हरकतों पर अब नजर रखेगा भारत। इंडियन एयरफोर्स खरीदेगा 97 मेड इन इंडिया ड्रोन। 10,000 करोड़ की ड्रोन 30 घंटे तक भरेंगे उड़ान। फिरोजाबाद में दरोगा की गोली मारकर हत्या, अज्ञात दबंगों ने सीने में मारी गोली। दहेज के मामले में जांच के लिए गए थे दरोगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। नाइजर में सैन्य तख्ता पलट के बाद हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में फ्रांस अपने नागरिकों के साथ साथ भारत समेत अन्य देशों के नागरिकों को निकालने में मदद कर रहा है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनन ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि फ्रांस ने अब तक करीब 990 फंसे हुए लोगों को नाइजर से निकाला है, जिनमें 560 लोग फ्रांस के नागरिक हैं, जबकि और लोग अन्य देशों के नागरिक हैं। लेनन ने इस दौरान बताया कि फ्रांस ने अपने नागरिकों के साथ भारतीय नागरिकों को भी नाइजर से बाहर निकाला है। हालांकि अब तक कुल कितने भारतीय नाइजर से सुरक्षित बाहर आए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि नाइजर में सैन्य तख्तापलट के बाद भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस के दूतावासों पर हमला कर दिया, जिसके बाद फ्रांस ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि फ्रांस अपने स्वयं साधनों से अपने नागरिक और देश छोड़ने के इच्छुक यूरोपीय नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के दूतावासों पर हुए हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि नाइजर में फ्रांसीसी हितों पर किसी भी हमले का तेज और समझौताहीन जवाब दिया जाए। पाकिस्तान कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई। यह कदम दोनों देशों के बीच वर्षों से अविश्वास के बाद रक्षा सहयोग में एक नई शुरुआत का संकेत देता है। इससे पाकिस्तान के लिए अमेरिका से हथियार खरीदने का रास्ता खुल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट ने एक सर्कुलेशन सारांश के माध्यम से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कम्युनिकेशन इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे CISMOA के रूप में जाना जाता है, इस पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। हालांकि समझौते पर दस्तखत करने को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार संघीय सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान और अमेरिका रक्षा क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए सहमत हुए थे। अमेरिका की केंद्रीय कमान के प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरल्ला और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की बैठक में यह सहमति बनी थी। उक्त समझौते पर दस्तखत होने का मतलब है कि दोनों देशों संस्थागत प्रणाली बनाए रखने के पक्षधर हैं। भारतीय रक्षा बल चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर निगरानी के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदने के लिए तैयार है। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के फैसले के बाद भारत अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 97 अत्यधिक सक्षम ड्रोन खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रक्षा बलों ने संयुक्त रूप से एक साइंटिफिक स्टडी किया है। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है। जमीन और समुद्र दोनों पर नजर रखने के लिए 97 मध्यम ऊंचाई की ड्रोनें की आवश्यकता होगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन ड्रोनों की खरीदारी करने जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा मानव रहित हवाई वाहन होंगे, जो लगातार 30 घंटे तक उड़ान भरेंगे। बता दें कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से खरीदे जाने वाले यह ड्रोन पिछले कुछ सालों में तीनों सेनाओं के बेड़े में शामिल किए गए 46 से अधिक हेरॉन UAV से अलग होंगे। जानकारी के मुताबिक पुराने ड्रोन्स को मेक इन इंडिया के माध्यम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मूल उपकरण निर्माता मिलकर संयुक्त रूप से अपग्रेड कर रहे हैं।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला 8वें फ्लोर पर लिफ्ट से जा रही थी। पहले लिफ्ट की खराबी से लगभग 70 साल की महिला घायल हो गई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना सेक्टर 137 की पारस टिएरा सोसाइटी का है। तो वहीं जैसे ही इसकी सूचना सोसाइटी के लोगों को हुई तो सभी जमा हो गए और जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर प्रशासन और आसपास के लोगों में भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। लोगों का कहना है कि लिफ्ट एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जून में ही खत्म हो गई थी और लिफ्ट संचालन करने वाली दोनों कंपनियां हादसे की चेतावनी दे चुकी थी। साथ ही बता दें कि करीब 45 मिनट लिफ्ट खुलने में लग गया। इस दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने महिला को नजदीकी फेलिक्स अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मौके पर सोसाइटी के लोगों ने जमकर हंगामा काटा और प्रशासन से भिड़ते भी नजर आए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला यूपी के फिरोजाबाद का है, जिसने प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बदमाशों ने एक दरोगा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बता दें कि दरोगा एक चौकी के प्रभारी थे और दहेज के मामले में जांच के लिए गांव गए थे। वहां से लौटते वक्त जंगली इलाके में हमलावरों ने गोली चला दी। घटना में दरोगा मौके पर गिर गए। बाद में उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं मामले पर पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। उन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक दरोगा दिनेश मिश्रा फिरोजाबाद जिले के थाना अराव में पोस्टेड थे। घटना के वक्त वो इलाके में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान मिश्रा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। ये गोली उनके सीने में लगी। दरोगा को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां दरोगा की मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर में भारी फोर्स की तैनाती भी कर दी गई थी। तो वहीं डॉक्टरों का कहना था कि दरोगा दिनेश चंद्र मिश्रा को बचाने की कोशिश की गई। यहां तक कि सीपीआर भी दिया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। दरोगा को बचाने के लिए विभाग ने ब्लड की व्यवस्था भी कर रखी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार तिवारी और जनपद का पूरा फोर्स ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया है। ब्लड ग्रुप के लोगों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देशों पर दिल्ली में डेंगू की रोकथाम हेतु दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सभी अस्पतालों के नोडल ऑफिसर और एमएस के संग दिल्ली सचिवालय में बड़ी बैठक की है। इस बैठक में दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों, दिल्ली नगर निगम के सभी अस्पतालों, कैंट एरिया के सभी अस्पतालों और केंद्र सरकार के भी अस्पतालों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सौरभ भारद्वाज ने सभी अधिकारियों एक एक करके उनके अस्पतालों की मौजूदा स्थिति के बारे में जाना। लगभग सभी अस्पतालों में डेंगू को लेकर तैयारियां चल रही हैं और सभी अस्पताल डेंगू से निपटने के लिए तैयार दिखे। हालांकि बैठक में किसी भी अस्पताल के अधिकारी ने डेंगू को लेकर अभी तक कोई आपदा जैसी स्थिति का जिक्र नहीं किया। बैठक को लेकर अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में अभी हालत बिल्कुल सामान्य है। हालांकि अभी दिल्ली में डेंगू को लेकर किसी प्रकार की आपदा जैसी कोई स्थिति नहीं है। फिर भी सावधानी बरतते हुए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बैठक के दौरान सभी अस्पतालों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि जिस प्रकार के कोविड के दौरान सभी अस्पतालों में भविष्य की आपदा को देखते हुए मौजूदा बेड का प्रतिशत कोविड के मरीजों के लिए आरक्षित किए गए थे, इसी प्रकार डेंगू जैसी बीमारी से निपटने के लिए भी तैयारियां करते हुए सभी अस्पताल मौजूदा बेड्स की संख्या का 5% डेंगू के मरीजों के लिए आरक्षित रखें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में आसानी से निपटा जा सके। दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित दर्जनों कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने कार्रवाई तेज कर दी। बीते दिन 14 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। यह कोचिंग यहां बेसमेंट्स में चल रहे थे। इन कोचिंग सेंटर के पास फायर एनओसी नहीं है। एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि सीलिंग की कार्रवाई सोमवार को जारी रहेगी। मुखर्जी नगर में 583 कोचिंग सेंटर हैं और सिर्फ 67 के पास ही फायर एनओसी है। सिविल लाइन जोन की टीम सीलिंग की कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स की डिमांड के लिए थाने भी पहुंची। पता चला कि ज्यादातर स्टाफ अगले महीने दिल्ली में होने वाली G20 समिट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में एमसीडी को पुलिस टीम मिलने में परेशानी हुई। एमसीडी के यह बताने पर
कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। उन्हें पुलिस की एक टीम दी गई। वहीं मामले पर एमसीडी अधिकारी ने बताया कि जो कोचिंग सेंटर बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं उन्हें सील करने का नोटिस जारी किया गया है। एमसीडी ने ऐसे 400 कोचिंग सेंटर की पहले ही पहचान कर ली है। पहले चरण में बेसमेंट्स में चल रहे कोचिंग सेंटरों को सील किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में उन कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी जो नोटिफाइड सड़कों पर है। 5 जून को मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा की कमी सुर्खियों में आई। इस घटना में 61 छात्र घायल हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने मुखर्जी नगर में 53 कोचिंग सेंटरों का सर्वेक्षण किया और पाया कि उनके पास फायर एनओसी नहीं है। मामले की जांच जब आगे बढ़ी तो और भी दर्जनों कोचिंग सेंटरों के नाम सामने आए जिन्हें सील कर दिया गया। धौलपुर से खबर सामने आ रही है जहां एक विदेशी पर्यटक बदहवास हालत में मिला। बताया जा रहा है कि विदेशी पर्यटक ड्रग्स एडिक्ट है, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और पर्यटक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर्यटक रूस का निवासी बताया जा रहा है जो नशे की हालत में मचकुंड रोड पर पुलिस को मिला। धौलपुर जिले में इस समय आई फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। मंगल सिंह चिकित्सालय में रोजाना करीब 100 से अधिक मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। जब इस बारे में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 100 से अधिक मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि मौसम के बदलाव के कारण आई फ्लू का कहर बढ़ने लगा है, इसलिए इस मौसम में इसके बचाव के लिए आप दिन में करीब 8 से 10 बार आंखों को धोते रहें और साफ कपड़े से पोंछते रहें। उन्होंने कहा कि गर्मी में इस तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं, इसका बचाव ही इसका उपचार है। डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि आई फ्लू के कारण मरीजों की आंखों में लालपन आ जाता है, जो आंखों के लिए खतरनाक भी होता है, इसलिए समय रहते ही इसका उपचार करवाना जरूरी है। खबर अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर से आ रही है, जहां करेसना ने अपने बेटे जितेंद्र के साथ अमरोहा एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र में कहा कि मेरा बेटा छोटा है, जितेंद्र नाबालिग है। उसे गांव के ही रहने वाले दबंग सुरेंद्र ने बहला फुसला लिया और कहा कि तेरे पापा की मृत्यु हो गई है, मैं तेरे हिस्से की तेरे जमीन में फौती दर्ज करा जमीन को तेरे नाम करा दूंगा, जिसके लिए तुझे आधार कार्ड बनवाना होगा, मैं बनवा दूंगा। जिसके बाद आरोपी ने जितेंद्र के आधार कार्ड में फर्जी तरीके से जन्मतिथि बदलवाकर उसे बालिग दिखा दिया। इसके बाद आरोपी ने जितेंद्र को तहसील लेकर पहुंचा और जितेंद्र के हिस्से की 1.5 बीघा जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया। जिसके कुछ दिन बाद तहसील का एक कर्मचारी उनके घर आया और उन्हें इस मामले की जानकारी दी तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद लगातार वह अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचकर भी शिकायत पत्र दिया है। क्या नाम आपका? जितेंद्र। जितेंद्र कहाँ रहता है? शाहपुर। क्या मामला जमीन का? जमीन का फौती के बहाने से जमीन नाम कराई है। किसने कराई? सुरेंद्र। कहाँ की वो? शाहपुर की। आपने इसकी शिकायत की? शिकायत हफ्ते करी है, शिकायत की कोई सुनवाई नहीं। कहाँ करी? एसपी साहब के यहाँ करी थी, सीओ साहब के यहाँ करी है, सीओ साहब भी कर रहे थे, ये कोर्ट में होगा सब काम और उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यमुना के रौद्र रूप से कई किसान तबाह हो गए। बाढ़ के कारण सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन किसानों की वेदना सुनने को प्रशासन तैयार नहीं है। शेरगढ़ क्षेत्र के कई ग्रामों में किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, लेकिन फसली नुकसान का आकलन सिर्फ औपचारिकताओं तक ही सीमित कर रह गया है। आपको बता दें कि बाढ़ के प्रभाव से दर्जनों गांव चपेट में हैं, सैकड़ों बीघा फसलें सड़कर नष्ट हो चुकी हैं। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाबूगढ़ सहित थिमरी, गुलालपुर, आधा दर्जन गांव को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया था और सैकड़ों बीघा भूमि जलमग्न हो गए हैं। गुलालपुर के किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की फसलों में इतना नुकसान है कि इन फसलों से अब अनाज उत्पन्न नहीं होगा। पानी कम होने के बाद भी किसान कुछ फसल भी नहीं बो सकते हैं। सरकार से हमारी मांग है, हमें उचित मुआवजा दिया जाए जिससे हम आने वाले गेहूं की फसल उत्पन्न कर सकें। क्या नाम भैया आपका? श्री। तो भाई बाढ़ आई है, इसने कितना नुकसान आपका हुआ है? 50,000 को तो भैया घर को सामान, ये सब सामान सट्टो भेगो, बच्चे इनको भी है, खाने पीने को राशन है।
3 लाख की फसल चली गई। छाता तहसील मुख्यालय पर तहसील सभागार हॉल में राजस्व निरीक्षक तरुण कुमार शर्मा का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त तरुण शर्मा को उप जिलाधिकारी छाता श्वेता लेखपाल, संघ के अध्यक्ष नरेंद्र तरकर, तहसीलदार छाता मनोज कुमार वाशर ने और अन्य ने शॉल, माला, दुपट्टा और राधा कृष्ण की तस्वीर से सम्मानित करते हुए विदा किया। सेवानिवृत्त के दौरान छाता तहसील सभागार से भावभीनी विदाई लेते हुए राजस्व निरीक्षक तरुण शर्मा के द्वारा बताया गया कि हम सभी का दायित्व है किसी भी पद पर आसीन होकर जनता का निस्वार्थ सेवा करना। आज विदाई का दिन है। एक तरफ से खुशी भी होती है, एक तरफ से कष्ट भी होता है, शॉर्ट में बोलूंगा, लेकिन एक ये परंपरा है, जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी विदाई की तिथि नियत हो जाती है। और वास्तविक जीवन जो है वो सेवानिवृत्त के बाद ही होता है। उससे पहले आप रिश्तेदारी नहीं निभा सकते, आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ये राजस्व विभाग की परिभाषा बता रहा हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।